ज्ञान गंगा एकेडमी सोनभद्र में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास इलेक्ट्रिकल मशीन बेस्ड है। ये टॉपिक इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि यूपीपीसीएल में आईटीआई, एनसीएल में भी आईटीआई की वैकेंसी आ चुकी हैं और जल्दी जेई की भी वैकेंसी डिक्लेयर होने वाली हैं और पहले के भी फॉर्म में जो एसएससी जेई का पेपर होने वाला है, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा एक नया शुरुआत है उनके लिए और एक नई कोशिश की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि जैसा मैं आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते आया हूं वैसे ही अच्छे से आपके सामने इसको रखूंगा। और जरूर अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आएंगी, तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जान है, इवन हार्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन। और हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। हम ट्रांसफार्मर से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ना। धीरे धीरे करके हम समझेंगे एक एक चीजों को। डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल कुछ बातें आपके बोर्ड पे दिख रही होंगी, इन बातों को हम समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। यूं तो कहें तो यही जो साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरीज को, फिनोमेना को आपके सामने रखा, जिसपे मशीन की पूरी वर्किंग बेस्ड है। ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन का नाम आता है, सब कुछ बेस्ड है। तो मैं कुछ आपको इस पर बता दूं। क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन्होंने 1820 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। माइकल फैराडे आगे बढ़ते हुए इसी को कंटिन्यू करते हुए 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को इन्होंने बताया। क्या बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को बताया। उसके बाद निकोला टेस्ला 1886 में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। और सर इसाक न्यूटन, क्यों कहा मैंने सर? भाई सर तो कहना बनता है ना, क्योंकि आप 11th का जब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, सेम ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है ना, Gm1m2/r², आप देखेंगे कूलम्ब्स लॉ में यूज हुआ है। कूलम्ब्स लॉ में यूज हुआ है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आपको तो पता ही है ये m1m2/r²। आज आप कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का निकालते हैं तो क्या होता है? q1q2/r²। तो यूं तो देखा जाए तो इन्होंने न्यूटन को कॉपी कर लिया कूलम्ब्स ने। क्या पता भाई, तुमने छाप दिया, उसने बताया ग्रेविटेशन का सब बताया आपको, लॉ कॉपी मार दिया। अब जो भी हो, फिलहाल हमने सर इसलिए कहा, सर इसाक न्यूटन 1687 इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन के सारे लॉ बताए। और जो ग्रेविटेशन का तीसरा लॉ है उसी के समान इलेक्ट्रिकल का लेंज लॉ है। कॉज है तो अपोज है, ये लेंज लॉ कहता है। और ग्रेविटेशन का तीसरा लॉ क्या कहता है? ग्रेविटेशन का तीसरा लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये लेंज लॉ के सिमिलर है भाई, लेंज लॉ, कॉज एंड अपोज। तो ये इसाक न्यूटन ने बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। और आपको बता दें, न्यूटन ने पूरी कैलकुलस लिखी है। औकात समझो न्यूटन की, मात्र 38 साल, आई थिंक सो, हाँ 35-38 के आसपास इनका डेथ हो गया था। और जितना इन्होंने रिसर्च किया है ना, उतनी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हो गई हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और अगर कुछ दिन और रहते तो सोच लो अब क्या क्या हो जाता। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा, चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, यूं तो पूछना चाहता हूं, आखिर इलेक्ट्रिक मशीन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक मशीन है क्या? इलेक्ट्रिक मशीन कहा जाए तो एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, मशीन में वो डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या तो यूं कहें, एनी डिवाइस इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। यानी कि कोई भी डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। बट ट्रांसफार्मर के साथ तो हमें तो नहीं लगता ऐसा है। क्या ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन है या नहीं? आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए, क्या है आखिर ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर तो आप कहेंगे कि वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन का काम करता है। भाई वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, यही तो है। आप उसमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। तो क्या इसमें कहीं कन्वर्जन दिख रहा है? कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, क्योंकि आखिर इलेक्ट्रिक मशीन में तो ऐसा नहीं रखा गया है। दूसरा मशीन, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा होगा? सपोज देखिए, ट्रांसफार्मर बेस्ड किस पे है? ट्रांसफार्मर बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे। आखिर ये है क्या चीज? ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है,
इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, लोग कहते हैं कि लेस टर्न्स पर स्टेप से नहीं जाना है। 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एसी इनपुट लेते हैं प्राइमरी साइड से, प्राइमरी साइड पे जब इनपुट लिए, जिस वाइंडिंग पे हमने पावर को लिया, वो जिस साइड हमने पावर को लिया, सपोज ये है, ये मेरा मान लीजिए सपोज ये ट्रांसफार्मर है, तो हम क्या किए, अगर यहाँ पे लिए हमने, ये हमारा एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स आया तो क्या हुआ, पावर इन हुआ, यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है। और फिर जब हमने आउटपुट लिया है, एसी का आउटपुट लिया, ये यहाँ से इस पॉइंट से आउटपुट लिया, यानी कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स कब, अगर सपोज हमें क्या करना है, स्टेप अप करना है तो ऑब्वियस है कि सेकेंडरी का टर्न ज्यादा हो जाएगा, स्टेप डाउन करना है तो सेकेंडरी का टर्न कम हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, अब मैं आपके सामने डायग्राम रखूंगा, उसके पहले 2-3 बातों को आप सुन लीजिए। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जब यहाँ पे, मैं डायग्राम दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया तो अंदर क्या होता है, जब कॉइल के अंदर कॉइल होती है, कॉइल में क्या होता है, जब कॉइल होता है, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली यहाँ पे, ये अंदर कॉइल है तो कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक एनर्जी में। क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी के लिए हमारा कोई इलेक्ट्रिकल मीडियम नहीं है, पावर को यहां से यहां तक ट्रांसफर करने का, एनर्जी को यहां से यहां तक भेजने का कोई इलेक्ट्रिकल मीडियम नहीं होता है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। मैं आपको डायग्राम यहां भी बनाता हूं, पहले कुछ बातों को सुन लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैग्नेटिक कपल्ड होता है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वो प्राइमरी साइड है, अंदर एनर्जी गई, कॉइल में गई, वहां पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर जब आप पावर ले रहे हैं तो यहां भी मैग्नेटिक एनर्जी है, कैसे पहुंची, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, ये कॉइल था, यहां मैग्नेटिक एनर्जी हुई, मैग्नेटिक कपलिंग, ये मैग्नेटिक कपल्ड होते हैं। तो ये इस सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी क्या गई, मैग्नेटिक एनर्जी थी। फिर आप यहां से बाहर पावर लिए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बार मैग्नेटिक में कन्वर्ट हुई, फिर यही मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। यानी कि यहां भी एनर्जी का कन्वर्जन है। तो आप ये कहेंगे कि ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर इसलिए रखा गया है। सपोज, और दूसरी बात, अब मैं ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पे आता हूं। आखिर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या कहती है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक या किसी भी बुक में लिखा होगा, अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। ठीक है, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक। सपोज स्टेप अप में क्या होता है, लो वोल्टेज होता है तो उसको हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो डेफिनेशन कहती है, अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कहीं भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, क्या करती है, एक वोल्टेज लेवल पे से बढ़ा के दूसरे वोल्टेज लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करना। स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज घट जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इन चीजों को हम अभी डायग्राम पे देखेंगे। तो डेफिनेशन में बोला स्टैटिक डिवाइस। क्यों स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। आप डीसी मशीन जब पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे, तो करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो सारे फिनोमेना है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेशनरी है, स्टैटिक है। इतनी बात ध्यान रख ली। इसलिए डेफिनेशन में 2 वर्डों पे बार बार जोर होता है। एक, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, सेकंड, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या काम करता है, अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। ठीक है, तो इतनी बात अब क्लियर हो गई, क्यों रखा गया ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल मशीन में। इसके अंदर भी एनर्जी का कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल। इसका इंटरनल प्रोसेस है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर। एंड सेकंड थिंग, डिवाइस क्या है, ये डिवाइस जो है वो स्टैटिक डिवाइस है। और मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था, इवन मशीन इलेक्ट्रिकल पढ़ने से पहले ही हमें पता होना चाहिए ये कुछ चीजें जो मैंने आपके सामने रख रखी थी। अब चलिए मैं आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल मशीन में क्यों रखा गया था, इतनी बात आपको समझ में आई कि डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूं। यहां से हमने क्या दिया, यहां से हमने एसी सोर्स दिया। ये एसी सोर्स का मतलब यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। जब यहां पे आया तो ये देखिए आपस में सर्किट क्या है, ये सर्किट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कनेक्टेड है। सपोज ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ये मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन है। एसी सोर्स दिए, ये क्वाइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आई,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया, यहां पे आया मैग्नेटिक एनर्जी, इस एरिया में ये पूरा आया मैग्नेटिक एनर्जी, और फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी जो ये क्या है, ये प्राइमरी साइड है, ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है। आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, यहां मिली कॉइल को, अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, कौन से फिनोमेना के तहत, कौन सा फिनोमेना, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू क्या हुआ, प्राइमरी साइड से मैग्नेटिक एनर्जी इस साइड आई सेकेंडरी कॉइल में। ये क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी साइड। और फिर यहां से हमने क्या किया, यहां से आउटपुट, एसी आउटपुट का हमने इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर यही मैग्नेटिक एनर्जी, एक बार यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर यही मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटपुट मिल रही है। तो यानी कि इसके अंदर भी एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है। ठीक है, 1831 में फराडे ने तो अपनी प्रिंसिपल्स को दे दिए थे, लेकिन 1885 में पहली बार ओटो ब्लैथी ने पहली बार ट्रांसफार्मर का नाम दिया था। हंगेरी के 3 साइंटिस्ट थे, ओटो ब्लैथी का नाम लिया जाता ज्यादा, बाकी 2 और थे। उन्होंने ट्रांसफार्मर का नाम पहली बार दिया था। और 1886 में विलियम स्टैनले ने पहली बार रिलायबल कॉमर्शियल ट्रांसफार्मर डिजाइन किया था। ये 2 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लीजिए मेरा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर बेसिकली कहना तो एक दलाल है, कुछ पावर खा के कुछ ट्रांसफर कर देता है, यही इसका काम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता, आखिर ट्रांसफार्मर की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। सपोज ये मेरा एक जनरेटिंग स्टेशन है, मान लेते हैं 500 मेगावाट का, लाइन टू लाइन वोल्टेज 11 केवी की इसकी ये है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एक बात और, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई ही क्यों देते हैं, डीसी क्यों नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, उठ रहा होगा ना, कि ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई क्यों देते हैं, डीसी क्यों नहीं दे सकते। तो आप जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ये तो पता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। और डीसी क्या होता है, डीसी इज कांस्टेंट थ्रू आउट। डीसी क्या होता है, कांस्टेंट होती है, ये आपको पता है, इनफाइनाइट। इसका टाइम इंटरवल जो है ना, डीसी का जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट है। मैं साफ साफ थोड़ा लिख दूं, आपको समझ में आए ना। डीसी कांस्टेंट होता है, और आपको ये बात पता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड 1/टाइम पीरियड होती है। और इसका टाइम पीरियड क्या है डीसी का, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है। सिग्नल सिस्टम में आपको इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, फिलहाल आप इतनी बातों को देखिए। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इनफाइनाइट होता है। मतलब क्या कि जो डीसी का सप्लाई सिग्नल है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है सिग्नल वैल्यू में। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डीसी के सिग्नल में कोई भी चेंज नहीं है, इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है। यानी कि अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया, सिग्नल कांस्टेंट है, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो कितना हो जाएगी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0। अब जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर में एसी की जगह अगर आप डीसी देंगे प्राइमरी तरफ, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एसी सप्लाई की जगह अगर आप डीसी देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इसका 0 हो जाएगा। भाई जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो क्या करेगा,
जब रिएक्टेंस उसका रोधक ही नहीं होगा, उसको रोकने वाला ही नहीं होगा, तो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर जाएगी प्राइमरी बाइंडिंग में, जिसके कारण बाइंडिंग जल जाएगी। यानी कि जो हमने अभी आपको डायग्राम थोड़ी देर पहले दिखाया था कुछ इस तरह से, ये दिखाया था ना मैंने आपको, मैग्नेटिक कपलिंग होती है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और मैग्नेटिक कपल्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेना होता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो अगर यहाँ पे जब हम सप्लाई दे रहे थे, एसी दे रहे थे, यहाँ हम एसी दे रहे थे, इसके जगह हम डीसी देते, तो डीसी का हमने आपको बताया कि इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है। टाइम पीरियड इनफाइनाइट यानी कि फ्रीक्वेंसी जीरो। जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, एफ की वैल्यू जीरो यानी कि फ्रीक्वेंसी जीरो, तो क्या होगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी जीरो हुई, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका अपोज नहीं होगा। और बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में डीसी जैसे आप दे दिए, एसी के बजाय आपने यहां डीसी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जीरो, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर जाएगी इस प्राइमरी वाइंडिंग में। और जब प्राइमरी वाइंडिंग में हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग उसकी जल जाएगी। इसलिए एसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम देख रहे थे कि आखिर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी। अच्छा, जो बेस लोड पीक लोड प्लांट होते हैं, ये मैं आपको पावर सिस्टम में क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना समझ जाइए कि जो बेस लोड है, बेस लोड प्लांट थर्मल प्लांट हो गया, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, हाइड्रो प्लांट, ये सब बेस लोड प्लांट है। पीक लोड में डीजल प्लांट हो गया, ये सब प्लांट है। बेस लोड प्लांट जो भी होंगे, अच्छा ये बताइए, क्या अभी हम ओबरा में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ तो थर्मल का है, लेकिन सपोज मान लीजिए आप कहीं ऐसे सिटी में होते हैं, सपोज मान लीजिए दिल्ली में होते हैं, मुखर्जी नगर में होते हैं, वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वहाँ दिल्ली में, तो क्या वहाँ पे क्या हम बना लेते क्या बेस लोड प्लांट। तो इसके लिए क्या चाहिए, जहाँ पे नेचुरल, इवन क्या है ना, हाइड्रो प्लांट भी बनाएंगे तो क्या पानी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या करते हैं, एनर्जी को वहाँ पे जनरेट करते हैं। तो ये सब कहाँ भी बनेंगे, जहाँ पे नेचुरल सोर्सेस हो, जहाँ पे नेचुरल बाउंड्रीज हो, ठीक है। तो बेस लोड प्लांट सपोज ओबरा में बिजली जनरेट हो रही है, ओबरा थर्मल प्लांट में, और ट्रांसमिट हो रही है कहाँ तक, कानपुर जा रही है, वाराणसी जा रही है, अलग अलग जगह तक जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है ना, ट्रांसमिट हो रही है ना। तो ट्रांसमिशन के लिए क्यों जरूरत पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता थी, इन बातों को हम बिल्कुल ध्यान से आपके सामने रखेंगे। तो आखिर ट्रांसफार्मर की क्यों आवश्यकता पड़ी उसको समझते हैं। सपोज ये हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन है 500 मेगावाट का, 11 केवी लाइन टू लाइन वोल्टेज है। हम यहाँ क्या करते हैं, पहले आपको पर फेज करंट निकाल लेते हैं। पर फेज करंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 500 इंटू 10 के पावर 6 √3 इंटू 11 इंटू 10 के पावर 3। सपोज 1 किलो एम्पियर करंट की वैल्यू आ गई, मान लेते हैं कि 1 किलो एम्पियर आ गई। हमने क्या, जनरेटिंग स्टेशन थी हमारी 500 मेगावाट की, 11 के भी हमने लाइन टू लाइन उसको एग्जांपल दिया है, जूम किया है कि आखिर क्यों ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ी। तो 1 किलो एम्पियर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए होता है, दिक्कत होती, केबलिंग की होती, मोटे मोटे केबल लगते। तो क्या होता, अगर केबल थिक हो जाता तो उसका क्या कॉस्ट ज्यादा पड़ता, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। अगर एरिया मेरी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, एरिया अगर डिक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एरिया कम यानी कि थिन वायर, एरिया कम हो गया, थिन वायर, इसका रेजिस्टेंस हाई। अगर 1 किलो एम्पियर का करंट होगा तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगा, मोटे केबल की आवश्यकता होती। इस कंसेप्ट को यहां समझते हैं, किस पर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रो L बाई A। अगर एरिया कम हो गया तो यानी कि पतला वायर, भाई ये वायर है, ये इसकी एरिया ये बिल्कुल थिन वायर है, तो इसका क्या है, एरिया कम है, एरिया कम है यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, थिन वायर है। तो अगर पतला वायर होगा तो क्या करेंगे हम, ट्रांसमिशन करने में हमको आसानी होता। एक चीज और देखिए,
इस फॉर्मूले को मैंने लिखा दोबारा, एरिया इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये एक थिक वायर है, क्या है ये? थिक वायर। ये थिक वायर है, इसकी एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम। ये बात आपको इतनी समझ में आ रही है? और इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, ये होता है, ये कह सकते हैं हम, अगर रेजिस्टेंस हमारी ज्यादा करंट कम, यानी कि देखिएगा इस चीज को यहां से समझिएगा, ये ठीक है। अगर हमारी रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाएगी तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? एरिया पे। अगर एरिया को आप कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एरिया कम कब होगा? जब पतला वायर होता है। सपोज मैं आपको दिखाता हूं स्ट्रक्चर, एक सेकेंड। सपोज आप इसको मान लीजिए, ये आपके सामने टॉर्च है ना, इसको टॉर्च में समझिए, इसको आप समझिए थिक वायर। ये क्या है मेरा? ये एक थिक वायर है। थिक वायर, इसका एरिया क्या है? इसका एरिया ज्यादा है। एरिया इसका ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम, रोधक कम होगा। ये इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जब यहां देखिए, अगर आई क्या है? V/R, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। तो अगर हम यहां पे ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते और घर तक पहुंचाना होता, ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना होता यूज के लिए? 1 किलो एम्पियर के करंट को भेजने के लिए मोटे मोटे केबल, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे मोटे मोटे केबल, सपोज हमारा अभी तो कुछ नहीं, इससे मोटे मोटे केबल की आवश्यकता पड़ी होती है बहुत ज्यादा। तो क्या होता, आप ट्रांसमिशन के लिए ओवरहैंग ट्रांसमिशन लाइन जाती है, तो पॉसिबल नहीं होता इतने मोटे केबल को ट्रांसमिट करना। मतलब आपको पोल्स के थ्रू जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हैवी करंट होता 1 किलो एम्पियर। इसके लिए क्या होता? मोटे केबल की जरूरत होती। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था। इसको सपोज आप वायर समझिए, क्या है ये? थिक वायर मानिए इसको। थिक वायर, एरिया इसकी ज्यादा, रेजिस्टेंस इसका कम, करंट क्या हो जाएगी? करंट इससे ज्यादा ट्रांसमिट होगी। लेकिन इसको फिर अगर ज्यादा ट्रांसमिट होती तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी हमें? प्रॉब्लम हो रही थी कि हम इसको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम जो केबलिंग का है, जो ट्रांस जा रहा है, मोटे मोटे केबल को हैंग करने समय बहुत प्रॉब्लम होता, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता। उससे अच्छा तो हम डीजल जनरेटर लगा लेते घर पे, तो बहुत कॉस्टली पड़ता, चीप रेट नहीं होता हमारा। जो थर्मल या हाइड्रो से जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर प्लांट से आती है वो बहुत महंगी पड़ती। इसके नाते हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ी। बता रहा हूं कि आगे हम इसको स्टेप अप क्यों करेंगे। और अगर एरिया हम कम कर देते तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता, करंट हमारी कम हो जाती। यानी कि इतनी बातें हमको समझ में आई कि अगर एरिया कम है तो थिन वायर, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट क्या हो जाएगी? करंट कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। दूसरा, अगर थिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, एरिया ज्यादा है और उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। कई बार इस तरह के डायरेक्ट स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ले लेता हूं। अच्छा, एक बात और, आप कभी भी वायर लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें 5 एम्पियर का दे दो, चाहे 5 mm का दे दो। क्यों होता है? अब आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि वायर किस पे डिपेंडेंट है? करंट। भाई वायर क्या काम करता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, रोकने का काम, रेजिस्टेंस रोकने का तो काम करता है, प्रतिरोधक होता है। करंट को जब ट्रांसफर करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए, तो किस पे डिपेंडेंट है वो? आपको दो चीजें दिख रही हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से एक एरिया का फैक्टर निकल के आ रहा है और दूसरा क्या है? करंट पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं क्या कि 5 एम्पियर का दे दीजिए या तो 5 mm का, क्योंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एक आपकी एरिया दिख रही है, दूसरा ये करंट दिख रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं। आपको एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं फैन। सपोज आपको फैन लेना है, फैन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि 2 एम्पियर का वायर दे दो। लेकिन यही जब आपको एसी यूज करना होगा तो आप 2 एम्पियर के वायर से नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, पावर ज्यादा कंजम्पशन होगा उसके अंदर, आपको 4 एम्पियर का करंट चाहिए होगा और आप 2 एम्पियर के वायर में जाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? उस केस में ये होगा, करंट के फ्लो जो होगी, जो करंट फ्लो होगा उस वायर में, वो इंडिपेंडेंट होगा वायर के रेजिस्टेंस पे, जिसके कारण बहुत ही हाई अमाउंट में करंट फ्लो करेगी और 2 एम्पियर का तार जो आप एसी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि जो
जलने का कारण यही है कि जो करंट फ्लो होगी उस वायर के अंदर, 2 एम्पियर के वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगी, और एसी की जो लोड है उसकी रिक्वायरमेंट 5 एम्पियर की जरूरत है, और 2 एम्पियर के तार से आप जब फ्लो करेंगे, देंगे उसको सप्लाई देंगे, तो जो करंट फ्लो होगी वायर में वो इनडिपेंडेंट होगी रेजिस्टेंस पे। जब उस वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर जाएगा, जिसके कारण वो वायर मेल्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जब करंट कैसे फ्लो करेगा, जब ज़्यादा हाई अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब कंडक्टिविटी तब तक बढ़ जाएगी जब तक उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, और जैसे मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगी आपका 2 एम्पियर का वायर जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डस्टर किधर, ये मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए कि मैंने स्टेप अप क्यों करूंगा, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट है एरिया पे, करंट पे, और थिक और थिन वायर का क्या कंसेप्ट है वो आपको बताने के लिए मैंने इतनी चीजें रखी, और मुझे लगता है कि आपको चीजें बहुत समझ में आ गई होंगी। थिक और थिन वायर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, तो हम क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं आखिर हमें क्यों करना पड़ा था। आपको मैंने बताया ना कि अगर यहां पे क्या हो जा रही थी, 1 किलो एम्पियर मैंने मान लिया था आ रही थी करंट, तो बहुत ज़्यादा करंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा करंट होती तो हमें थिक वायर चाहिए होता, तो हमें ट्रांसमिशन करने में दिक्कत आती, हम ओवर ट्रांसमिशन नहीं कर पाते। तो हमें क्या मिला, हमारे पास एक हथियार था। क्या था हमारे पास हथियार, अरे मशीन की जान थी, ट्रांसफार्मर था हमारे पास। हमने क्या किया, यहाँ से 11 किलो वोल्ट था, 500 मेगावाट का मेरा यूनिट था, तो भैया हमने यहाँ लगा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जैसे हमने लगाया, इसने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो आपसे कभी पूछा जाए ना तो जनरेटिंग स्टेशन के पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो याद रख लीजिए वहां पे होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि जनरेशन हम छोटे अमाउंट में करते हैं और उस वोल्टेज को हम वोल्टेज हाई करके ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि करंट अगर हम पतले वायर में भेज देते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एसी का एग्जाम्पल लेकर बताया था, करंट को पतले वायर में भेज दोगे, सपोज ये पतला वायर है और 1 किलो एम्पियर से भेजने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, टूट टूट के गिर जाएगा। पतले वायर से भेजे तो पता चलता है कि रोज ट्रांसमिशन में लाइन वाले बनाते रहते, कभी पता चले मारकुंडी में टूटा है, कभी रावड़सन में टूटा है, कभी वहाँ, तो मर जाते भैया बनाते बनाते। इतना हैवी करंट है, रोज गिरना ही गिरना है, और उतना मोटा तार तो भाई लटका नहीं सकते हैं ओवर ट्रांसमिशन लाइन में। तो भैया हमारे पास हथियार था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहां जनरेटिंग स्टेशन होता है पैदा होते ही RYB 3 फेज तुरंत हमने लगा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे लगाए, सपोज यहाँ पे 132 किलो केवी का, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगा, वोल्टेज डिपेंड होते हैं इंसुलेशन पे। सपोज यहाँ पे 765 केवी कर दें तो उतना अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें। वोल्टेज डिपेंड होती है इंसुलेशन पे, करंट डिपेंड होता है थिकनेस ऑफ वायर पे। ये दो बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम 765 करते और अच्छा इंसुलेशन देना पड़ता। फिलहाल देखिए एग्जांपल 132 का ही यहाँ पे, तो 132 केवी कर दिए, जनरेट कितनी हो रही थी, 11 किलो वोल्ट हो रहा था, बढ़ कितना गया, बढ़ा दिए स्टेप अप से लगा के 132 कर दिए। यहाँ पे 132 कर दिए, अब यहाँ पे हमें मोटे और भारी भक्कम वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें इस तरह के वायर को यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, अब ये वाले वायर से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा काम, वोल्टेज बढ़ गई, करंट कम हो गई, अब गए यहां तक ट्रांसमिट हो गया। लेकिन अब हम दूसरे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किए। क्यों प्रयोग किए, क्योंकि इस वोल्टेज लेवल पे हम अपने घर के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक एप्लायंसेस हैं, इवन इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में प्रयोग नहीं कर पाते। तो यहां हमारे पास एक दूसरा हथियार था। क्या हथियार था भैया, हमारे पास एक और ट्रांसफार्मर था, उसको हम लगा लिए, उसका नाम था हमारा ट्रांसफार्मर का दो भाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वाले को लगा लिए। ये क्या किया, 132 किलो वोल्ट इसको मिल रही थी, इसने क्या किया, वोल्टेज को घटा दिया, 66 किलो वोल्ट बना दिया, 66 केवी वोल्ट बना दिया। तो हैवी कंज्यूमर्स, इवन रेलवे के लिए ये हो गया। उसके बाद हमको इंडस्ट्रीज के लिए देना था, एक और हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये भी क्या है, ये भी स्टेप डाउन ही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर जो होम एप्लायंसेस या जो लगे होते हैं ना, ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या किया, 11 किलो वोल्ट कर दिया, अब ये इंडस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अब हमें घरों के लिए चाहिए, घरों में 230 सिंगल फेज
400 वोल्ट 3 फेज आती है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक और स्टेप डाउन लगा लिया। मान लीजिए अगर क्या करते हैं, अब चलिए फैन का एग्जांपल लेके फिर हम आपके पास आ जाते हैं। उससे पहले हम आपको 2-3 बातें बता दें। और पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए, हाई करंट हो, हाई करंट रेटिंग है, हाई करंट रेटिंग है, थिक वायर चाहिए, लो करंट रेटिंग है, थिन वायर चाहिए, लो करंट रेटिंग है, थिन वायर चाहिए। मैं 2 से 3 बार इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, कभी कभी आपको जेई और आईटीआई लेवल के पेपर में डायरेक्ट मिल जाएगा, सीधे टिक करना होगा। ठीक है। दूसरी बात, हाई वोल्टेज होगा तो थिकर इंसुलेशन चाहिए, ज्यादा इंसुलेशन चाहिए। लो वोल्टेज होगा तो थिनर इंसुलेशन चाहिए, थिन इंसुलेशन चाहिए, कम इंसुलेशन लगेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको। और सपोज आप देखिए, जैसे जैसे वोल्टेज इंसुलेशन ज्यादा हो जाएगा, मशीन की साइज बड़ी होती जाएगी। भाई 765 किलो वोल्ट का लगा लेते हैं अप्लायंसेस, जितना बड़ा बड़ा हैवी वोल्टेज का इस्तेमाल होगा, मशीन की साइज डिपेंड करेगा, इंसुलेशन डिपेंड करेगा उस पर। ज्यादा वोल्टेज हैवी इंसुलेशन, मशीन की साइज बड़ी हो जाएगी, साइज ऑफ मशीन बिगर। तो मान लीजिए अगर हम वोल्टेज को कम नहीं करते, सीधे 132 किलो वोल्ट को लेके अपने घरे आ रहे होते पंखा में, जो आप घर में पंखा टांग रखे हैं, सीधे 132 किलो वोल्ट का सप्लाई लेके आ रहे होते हैं। भाई 132 किलो वोल्ट क्या चाहिए, इंसुलेशन ज्यादा चाहिए। इंसुलेशन ज्यादा तो साइज ऑफ मशीन ज्यादा। पता चले कि आपके पूरा घर जितना बड़ा उतना बड़ा पंखवे हो गया तो घूमेगा कहाँ, घूमना भी तो चाहिए। तो क्या चाहिए, एप्लायंसेस छोटे आप लगाए हैं तो साइज ऑफ मशीन छोटी, तो क्या चाहिए, हमने क्या किया, वोल्टेज को फिर कम कम करके ले आए, जिससे हमारा इंसुलेशन कम होता चला गया। इतनी बात आपको समझ में आई। फैन से अब मैंने आपको लेके कंपेयर कर दिया और बाकी आपको बता दिया। बेस लोड प्लांट जो होते हैं वो चीपर होते हैं, ठीक है, और पीक लोड प्लांट आपको कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर हम इस कार्य को नहीं करते तो बहुत महंगा हो जाता है। जो न्यूक्लियर थर्मल हाइड्रो प्लांट से जो बिजली आ रही है ना, ये बहुत महंगे हो जाती है अगर हमारे पास ये नहीं आए होते ट्रांसफार्मर। तो इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पैदा तो कर दिए बिजली, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे, पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। स्टेप अप स्टेप डाउन, 2 ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जाना। स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने आपके सामने इस सिग्नल फ्लो डायग्राम है मेरा, ये फ्लो डायग्राम से मैंने बना के आपके सामने इसको रखा है। पावर सिस्टम का जो फ्लो डायग्राम मैंने बनाया फ्लो चार्ट टाइप से, उसके साथ आपको समझाया कि आखिर ट्रांसफार्मर स्टेप 1 और स्टेप डाउन का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अगर आपसे यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा जाए तो क्या बता देंगे आप कि ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं स्टेप अप के लिए और स्टेप डाउन के लिए। और कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम में इंपिडेंस मैचिंग के लिए, जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके सोर्स से एंड तक। कहाँ करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंपिडेंस मैचिंग के लिए, जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके सोर्स से लोड में। और कहाँ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, या ये कह सकते हैं बेटर लगेगा हाई फ्रीक्वेंसी कहने की अपेक्षा, पल्स ट्रांसफार्मर। इसका यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर और रडार्स में। और ट्रांसफार्मर आइसोलेट करता है डीसी को और परमिट करता है एसी को। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कैसे डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, क्या रीजन थे। ठीक है, इतनी बातें हैं। बाकी इसके आगे हम अब चलेंगे, मेन ट्रांसफार्मर की कहानी अब शुरू होगी। ये तो मैं आपको ट्रांसफार्मर से फैमिलियर करा रहा था, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कई बार क्या होता है ना, डिटेल में पढ़िए, ऊपर ऊपर पढ़ने का फायदा नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से बता सकूं। और आगे देखेंगे फैराडे लॉ क्या कैसे है, लेंज लॉ का क्या रोल होता है, पोलैरिटीज क्या हैं, और इसके बाद लॉसेस क्या हैं इसके अंदर, वो सब बातों को हम आपके आगे रखेंगे अगली क्लास में। और जो कुछ टर्म्स हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो सारी चीज़ों को मैं अगली क्लास में आपके सामने रखूंगा। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़रूर आप इसमें सहयोग करिए, एक छोटा सा प्रयास जो आपके लिए है।